नमस्कार, मैं ओजस्विनी तन्वर और आप देख रहे हैं मेडिकैप्स टीवी का सबसे नहीं बोलना था ना। फिर जब मैं रशिया मॉस्को पहुंचा तो मॉस्को में तब टेम्परेचर वाज वेरी माइनस में था। नमस्कार, मैं ओजस्विनी तन्वर और आप देख रहे हैं मेडिकैप्स टीवी का स्पेशल प्रोग्राम बिहाइंड द डेस्क, जहां हम मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के मोटिवेशनल एकेडमिशियंस की जर्नी, एक्सपीरियंसेस, थॉट्स एंड आइडियाज़ पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के डीन एकेडमिक, जो पिछले 20 सालों से एकेडमिक फील्ड में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते आ रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास अली कौसर सर का। थैंक यू। वी वेलकम यू सर। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस एकेडमिक जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। ओके, सो थैंक यू ओजस्विनी फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, जैसे आपने बताया कि आई एम डॉक्टर अब्बास अली कौसर। आई एम हियर इन द मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी since last 25 years, right? I joined this institute in 2000. तो बेसिकली जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था तो आई थिंक तभी ये इंस्टीट्यूट तभी ग्रो हो रहा था। इट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और मेरा जो यहाँ पर आने का मोटिव ये था कि बेसिकली आई डिड माय एजुकेशन फ्रॉम SGSITS। उसके बाद में बीइंग माय होम टाउन हियर, आई वाज इंटरेस्टेड टू डू जॉब इन दिस इंदौर, राइट। तब मेडिकैप्स चॉइस नहीं था, तब मेरा इंदौर चॉइस था। बट देन उस वक्त इतने कॉलेजेस नहीं थे, राइट। ऑफ कोर्स मेडिकैप्स वाज द इमर्जिंग कॉलेज एट दैट टाइम। तो मैंने यहाँ पर फिर ज्वाइन किया और कई बार ऐसा होता है ना, और जैसे सुनी कि हम अगर किसी भी संस्था से बहुत फर्स्ट ईयर से जुड़ जाते हैं, जब वो ग्रो ही कर रहा होता, तो यू बिकम्स एन फाउंडिंग मेंबर देयर। और उस वक्त चाहे आपको इच्छा नहीं हो सीखने की, फिर भी आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि सब काम आपसे ही कराया जाता है, क्योंकि आप ही मेंबर्स हो वहाँ पे। सो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ रही कि मैं जब भी किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ा तो वो जस्ट स्टार्ट ही हो रहा था तब। तो एक्चुअली आई वॉज इन्वॉल्व इन ऑल द डिसीजन मेकिंग एंड दैट्स हाउ आई कुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा कौन सा इंसिडेंस था आपकी लाइफ में जिसने आपको मोटिवेट किया टू जॉइन एकेडमिक्स? ओके, देखिए, एक्चुअली ये क्वेश्चन तुम्हारा इसलिए भी वैलिड है क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो है, राइट, अभी अगर हम टीचर्स की बात करें तो ये कई लोगों का मिथ है कि इसको कुछ नहीं मिला तो इसने शायद टीचिंग ज्वाइन कर लिया होगा, राइट। बट लेट मी टेल कि जितने भी यहाँ पे प्रोफेशंस हैं, चाहे आप डॉक्टर की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट इंजीनियर्स, राइट, या आप लॉयर्स की बात करें, एडवोकेट्स की बात करें, तो इन सबकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं संवारने में जो रोल होता है वो एकेडमिशियन का होता है। शायद टीचर्स नहीं होते तो ये शायद प्रोफेशंस भी नहीं होते। तो मैं अपने आप को एक प्राउड फील करता हूँ कि आई एम एन एकेडमिशियन और मैं टीचर हूँ, जो कि सारे प्रोफेशंस जिसकी बात करते हैं, एटलीस्ट वो टीचर जो है उस पर्टिकुलर जो भी है एडवोकेट या उसको वो पढ़ाता है, राइट। तो इसलिए हम लोग की बहुत अच्छी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और जैसे तुमने कहा कि कैसे मैं इंस्पायर हुआ, तो पहले क्या होता था कि इतना सोशल मीडिया नहीं था, राइट। और एक बिल्कुल सीधा सा लाइन होता, हर पेरेंट्स का ये होता था कि बच्चा 10वीं करेगा, 12वीं करेगा, BSc करेगा, MSc करेगा, PhD करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हम जाते थे, राइट। बट नाउ यू कैन सी कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको भी पूछो तो वो ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट बात बताएंगे जो शायद हमें भी अभी नहीं पता, राइट। तो इसलिए हम जिस दौर से गुजरे थे उसके लिए हमारा स्ट्रेट था कि हमें डॉक्टरेट करना है, और जैसे हम डॉक्टरेट तक आते हैं तो नेचुरली फिर एकेडमिशियन जो है आपका बनना तय हो जाता है कि चूँकि आपने डॉक्टरेट किया है तो नाउ यू टू टीच इन एनी इंस्टीट्यूट। एक टीचर से देन अ प्रोफेसर, देन डीन टू IQSC डायरेक्टर तक की जर्नी आपकी, वो कैसी रही? देखिए, जर्नी की मैं बात करूं तो आई डिड माई BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स, होलकर साइंस से मैंने 1993 में किया था। उसके बाद मैंने MSc अप्लाइड फिज़िक्स किया 95 में GSITS से। उसके बाद ये था कि अगर मैं मेरे बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं इतना इकोनॉमिकली अच्छे साउंड बैकग्राउंड से नहीं आता था। माय फादर वाज इन, ऑल्दो ही वाज इन इराक, कुवैत, बट ही वाज द पेशेंट ऑफ अस्थमा, तो वो बहुत जल्दी यहाँ पर आ गए थे। और बीइंग द ओनली सन इन द, तो मेरे पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ गई थी। तो जैसे ही मैंने MSc कंप्लीट किया तो मुझे किसी भी तरह से मुझे अपनी अर्निंग चालू करनी थी। तो मैंने क्या किया कि MSc मैंने जहाँ GSITS से किया था, मुझे वहीं पे जॉब मिल गया था। आई स्टार्टेड विद इन जूनियर इंस्ट्रक्टर देयर GSITS में।
धीरे धीरे मैं लेक्चरशिप मुझे ऑफ़र किया. माई फर्स्ट जॉब वाज आई वाज गेटिंग 2600 देयर पर मंथ एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू गेट दैट जॉब. जब धीरे धीरे मुझे जॉब मिला तो फिर मेरे जो गाइड थे, डॉक्टर सेन का नाम लेना मैं नहीं बोलूँगा, तब क्या हुआ था कि देखिए जब हम उस ग्रुप में काम कर रहे हैं जहाँ हमने पढ़ाया है, जहाँ हमने पढ़ा है, जहाँ हमारे सामने सब टीचर्स हैं, तो नेचुरली हम थोड़ा सा दब के रहते हैं. सपोज़ मुझे कुछ बोलना था, मुझे मालूम है यार मेरे टीचर्स हैं, इनको मैं अपोज नहीं कर सकता. तो फिर मुझे एक ऐसा मौका मिला, मुझे सर ने बोला कि इट्स बेटर कि तू अब यहाँ पे टीचरशिप ना करके तू कहीं और चला जाए. इज इट क्लियर? तो डेट्स हाउ आई एक्चुअली डिपार्टेड फ्रॉम माई SGSITS और फिर मुझे एक JIT बोरावा में जॉब मिला लेक्चरर का. फर्स्ट पहले अभी हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, पहले हम लेक्चर रीडर्स के नाम से ही जाने जाते थे. तो फिर मैंने खरगोन में भी 3 साल काम किया और फिर मैं वही बताऊँ, मुझे वही लकी रहा कि जब मैंने खरगोन ज्वाइन किया तब भी आई वॉज द फाउंडर मेंबर देयर. तो इस तरह से मुझे शुरू से ही एक यही पाथ मुझे मिलता गया कि जहाँ पर भी मैं गया एज ए टीचिंग पार्ट में गया और एज ए फाउंडर मेंबर ही गया. तो मुझे बहुत सारा मौका मिला हर चीज़ को डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए. और एक्चुअली ऐसा होता है ना कि जब आप जितना काम करते हो किसी फील्ड में उतनी आपको उस नॉलेज उस बारे में आती. किताब पढ़ के हम ये नॉलेज हासिल नहीं कर सकते, राइट. तो इसलिए मेरा बेनिफिट ये रहा कि मैंने हर फील्ड में काम किया. और अच्छी बात ये रही कि 3 साल के बाद जब यहाँ पर मेडिकैप्स में जॉब अपॉर्चुनिटी आई, तो ये भी तब इतने कॉलेजेस नहीं थे, तब इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं थे, कुछ ही कॉलेजेस हुआ करते थे. तो तब मुझे ये ऑफ़र आया तो मेरा एक क्रेज़ ये था कि चूँकि मेरे मदर फादर यहीं पर है तो मुझे वापस अपने यहाँ पर प्लेस पे आना था. तो मैंने इंटरव्यू दिया और तब मुझे ये बताया गया कि आप वहाँ पर HOD रहेंगे. तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि अरे मुझे नई जॉब मिल रही है HOD. बट जब मैं आया तो पता चला मैं अकेला ही था वहाँ पे. तो नेचुरली अकेला था, तो नेचुरली HOD भी था, मैं प्यून भी था. तो इस प्रकार से मेरी जर्नी रही गई कि मैं स्टार्टिंग से जुड़ता गया, हर काम को करता गया और उससे मुझे नॉलेज मिलता गया. और जो मैनेजमेंट है या जो मेरे ऊपर अथॉरिटीज़, उनका भी फेथ मुझ पर बढ़ता गया, क्योंकि तब मेरा एक ही इंटेंशन था कि कैसे मैं काम करूँ और काम करने के थ्रू ही मैंने चीज़ों को सीखी है. तो आजकल के बदलते टीचिंग पैटर्न्स में एक पॉजिटिव लर्निंग सराउंडिंग बनाने के लिए लाइक वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि देखिए जब हम इस गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, है ना, तो आपको पता है कि द्रोणाचार्य, है ना, उनको एकलव्य, आपने अभी कहानी पढ़ता है, उसने अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दिया है ना. तो ऐसी परंपरा पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरु का बहुत सम्मान होता था, राइट. अब आजकल कहीं ना कहीं अभी भी बच्चे करते हैं गुरु का सम्मान, ये नहीं है, बट सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है. क्योंकि आजकल बच्चों को ये लगता है कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है. अब सपोज़ मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ क्लास में, तो मैं अगर ये समझ के पढ़ाऊँगा कि मैंने पढ़ा है तो ही बच्चों को पता चलेगा, तो ये बिल्कुल मैं गलत हूँ. बिकॉज आजकल बच्चे आप देखिए ChatGPT AI जेनेटिक्स के में वो जहाँ पर भी देखेगा उसको सब कुछ मिल जाएगा. तो बेसिकली अब जो प्रोफेशन है इसमें ज़्यादा ये मायना रखता है, ये मायने नहीं रखता है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये मायने रखता है कि हाउ यू आर टीचिंग, आपकी पेडागोगी क्या है, राइट. तो इसलिए अब ये बहुत चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि बच्चों को क्या चाहिए, राइट. हमें अभी बच्चों को बिल्कुल स्पून फीडिंग नहीं करना है, हमें उसको मोटिवेट करना है. अगर मैं फिज़िक्स का टीचर हूँ तो मैं क्लास में जाके अगर फिज़िक्स के प्रति बच्चों की रुचि को बढ़ा पा रहा हूँ, देन आई एम ए गुड टीचर. और अगर जो सिलेबस में लिखा है वही पढ़ा दिया तो वो तो बच्चा गूगल या कहीं से भी पढ़ सकता है. इज इट क्लियर? तो आई थिंक ये कुछ हमें नए तरीके अब हमें प्रोफेसर्स को ईजाद करने पड़ेंगे कि आजकल बच्चे क्लासरूम से दूर हो रहे हैं, राइट. और सबको लगता है कि हम तो हमारा पढ़ के हम एग्ज़ाम दे देंगे. तो अब जो पुराना तरीका है पढ़ाने का कि हमें कोर्स ही सिर्फ ख़त्म करना है, अगर उससे हम चलेंगे तो शायद अब प्रोफेसर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. हमें बच्चों को गाइड करना है, उनको हमें मेंटर करना है कि कैसे वो सही पाथ को चूज़ कर सकें. सर जैसा आपने टीचिंग के अलावा रिसर्च में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है, तो इन अ स्टूडेंट की लाइफ और एज अ फैकल्टी एक रिसर्च कितनी इम्पोर्टेंट होती है? बहुत ही अच्छी बात कही आपने, क्योंकि देखिए ये जो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग नहीं होती. जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं तो रिसर्च उसमें आ ही जाता है. से फॉर एग्जांपल लूँ कि मैं कोई भी क्लास में जाके आई एम टीचिंग टू द स्टूडेंट, राइट. सो अनलेस एंड अनटिल आई एम अपडेटेड विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक आई कैन नॉट बी अ गुड टीचर. और अपडेट होने के लिए आपको रिसर्च करना ज़रूरी होता है. इज इट क्लियर? पता चला आप वही के वही पुरानी चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं, यू आर नॉट अपडेट ऑफ द लेटेस्ट हैपनिंग, सो यू आर नॉट अ गुड टीचर. सो कोई भी ऐसा एकेडमिशियन नहीं हो सकता जो शायद ये बोले मैं रिसर्च नहीं कर रहा हूँ. एटलीस्ट जो वो पढ़ा रहा है उसके लिए तो उसको अपडेट होना ज़रूरी है.
और आजकल बहुत अच्छी चीज़ है कि पहले तो हमें रिसर्च करने के लिए हमें इतने रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। हम लाइब्रेरीज जाते थे, वहाँ से बुक निकालते थे, फ़ोटोकॉपी कराते थे। बट आप देखिए आजकल मोबाइल्स में सब में आपके इतने साइट्स हैं जहाँ पर आप गवर्नमेंट ने भी इतने प्रोविजंस दे रखे कि जो भी आपको पेपर्स चाहिए आप उसकी मेंबरशिप लेके आप पेपर्स को डाउनलोड कर सकते। तो रिसोर्सेज सब हमारे हाथ में है, तो इसलिए अब रिसर्च इस वक्त काफ़ी आसान हो गया है अगर हम पुरानी जो टाइम है उससे अगर हम कंपेयर करें। बट रिसर्च ऑफ कोर्स इंटीग्रल पार्ट होता है। हाँ, कुछ प्रोफेसर्स ये जरूर होते हैं कि वो बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं, राइट। ये जरूरी नहीं कि कोई अच्छा रिसर्चर हो, एक अच्छा टीचर भी हो। और एक स्टूडेंट के लिए ये ज़्यादा मायने नहीं रखता कि एक टीचर के पास क्या डिग्री है, क्योंकि बच्चा तो ये देखता है कि मुझे कौन अच्छी तरह से पढ़ा पा रहा है। अगर मेरे पास डॉक्टरेट है, पोस्ट डॉक्टरेट है, बट मैं अपनी बात को अगर सामने वालों तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट के लिए आई एम नॉट ए गुड टीचर, राइट। सो रिसर्च अपनी जगह है पर पढ़ाना एक अपनी जगह है। पर ये जरूर है कि जितना आप रिसर्च करते हो उतना ही आपके पढ़ाने में निखार आता है, क्योंकि आप नई नई चीज़ें बच्चों को बता पाते हो। आज के यूथ रिसर्चर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, पहले तो मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो भी रिसर्च करें एक उसमें ओरिजिनलिटी हो, अपने काम में यूनिकनेस हो। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी प्लेगरिज्म हो रहा है, राइट। अब हमें बहुत सारी चीज़ें आप एआई से पता ही नहीं चलता, आप जब प्रॉम्प्ट दे दीजिए और आपको तुरंत वो दे देता है आपको क्या करना है। तो हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो अब मैं आज के यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले चीज़ कि जो भी आप काम करें वो आपका यूनिक काम होना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रिसर्च। कुछ यहाँ से लिया, कुछ वहाँ से लिया, उसको कुछ बना के एआई को दे दिया, उसने कुछ दे दिया और उसको अपना काम बना के प्लीज़ प्रोड्यूस मत करें। उससे क्या होगा कि मोमेंटली आपको एक वाहवाही तो मिल जाएगी, बट जब आप लॉन्गर टाइम में जब जाएंगे तो उस पर्टिकुलर चीज़ का आपको उस कॉन्फिडेंस ही आपके पास नहीं आ पाएगा। तो मेरा बच्चों से यही एडवाइस है कि जब भी हम रिसर्च की बात करें तो कुछ यूनिक चीज़ ढूंढें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बेसिक्स को पहले क्लियर करें, क्योंकि बिना बेसिक्स को क्लियर करें आप रिसर्च की बात ही नहीं कर सकते। क्योंकि रिसर्च एक अलग लेवल का ब्लूम्स है, जब तक हमें बेसिक्स नहीं पता हम रिसर्च पे कैसे जा सकते हैं। सो सबसे पहले तो रिसर्च के पहले बच्चे अपना जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बेसिक्स को क्लियर करें। जैसे जैसे बेसिक्स को क्लियर करेंगे उनको मन में क्वेश्चंस आते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे उस क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए वो चीज़ों को ढूंढने लगेंगे और इसी को हम कहते हैं रिसर्च। सर, डीन आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने मेडिकैप्स 2000 में ज्वाइन किया था। जब मैंने ज्वाइन किया तब आई वाज हेड ऑफ द फिज़िक्स डिपार्टमेंट और प्रोफेसर में वहाँ पे था, असिस्टेंट प्रोफेसर था फिज़िक्स में। धीरे धीरे मेरा प्रमोशन होता गया, फिर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनाया गया, एसोसिएट प्रोफेसर से मुझे प्रोफेसर बनाया गया। प्रोफेसर के बाद में मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी में अगर मैं कहूँ तो शायद कोई भी ऐसा काम नहीं है जो शायद मैंने नहीं किया हो। स्टार्टिंग फ्रॉम मैं डीन स्टूडेंट्स भी रहा, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज भी रहा, प्रोफेसर इंचार्ज ट्रांसपोर्ट में रहा। उसके बाद में मैं कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन रहा, क्योंकि जब मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी जो है पहले ये छोटा कॉलेज था, 2015 में यूनिवर्सिटी बना। तो जैसे यूनिवर्सिटी बना तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में डिफरेंस होता है कि कॉलेज में सिर्फ हमारा टीचर्स का काम रहता है, उनको सिर्फ पढ़ाना है, क्योंकि बाकी ना हमें एग्ज़ाम लेना रहता है, हमें नहीं सिलेबस बनाना रहता है, क्योंकि सिलेबस भी बन के आता है। तो हमने सोचा कि 2015 में चूंकि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है तो क्यों ना हम यूनिवर्सिटी में जाएं। तो यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो फिर हमारी टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमें खुद ही एग्ज़ाम कराना पड़ता है। तो फिर मैं वहाँ पर एक कंट्रोल एग्जामिनेशन बना। कंट्रोल एग्जामिनेशन के बाद में कुछ 2018 तक मैं कंट्रोल एग्ज़ाम, फिर मुझे एक्चुअली डीन बनाया गया। तो अभी डीन साइंस हूँ मैं, जहाँ पर साइंस में हमारे 7 डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद में डीन ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस हूँ, जहाँ पर भी हमारा एक आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। उसके बाद में डायरेक्टर IQAC हूँ मैं, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस का काम देखता हूँ। तो इन जब पोस्ट पे आप पहुँचते हैं ना तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको कैसे काम करवाना है लोगों से, राइट। अगर इस पोस्ट पे आके आप खुद ही काम करने लगोगे तो फिर आपके उस पर्टिकुलर पोजीशन का टाइम का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि तब तक आप खूब नॉलेज ले चुके होते, तब उसका आपका काम रहता है कि आपको कैसे गाइड करना है लोगों को। और जैसे आपने पूछा डीन का काम क्या है, तो डीन का काम है कि अपनी जिस भी फैकल्टी का वो डीन है उसको ये एश्योर करना रहता है कि उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं उनको हेड को लेके उनको ये एश्योर करना पड़ता है कि वो डिपार्टमेंट अच्छा चल रहा है,
वो बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पा रहे हैं, एजुकेशन के अलावा उनके जो प्लेसमेंट्स वाली जो चीज़ें हैं वो उनका ध्यान रख रहे हैं, उनके जो कोर्सेस हैं उसमें क्या इंटर्नशिप हो रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या उनको कनेक्ट बना रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर से कुछ कर रहे हैं। तो डीन एक पर्टिकुलर फैकल्टी का होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे अपने फैकल्टी के सारे डिपार्टमेंट, सारे प्रोग्राम, सारे बच्चे को हम कंफर्टेबली यहाँ पर मेडिकैप्स में रख सकें और उनके कोई भी परेशानी ना हो, एंड दे शुड नॉट फील कि हमने मेडिकैप्स में एडमिशन लिया, हमारा ये नहीं हो रहा है। तो ये प्रोग्रेशन वाला पार्ट पूरा डीन को देखना पड़ता है। तो सर, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी अब AI टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रही है, तो क्या ये ट्रांजिशन चैलेंजिंग होगा और स्टूडेंट्स को इनसे क्या बेनिफिट मिलेगा? डेफिनेटली आई थिंक ये जो हम AI की बात कर रहे हैं आजकल, ये बज़वर्ड बन गया है। अगर किसी ने उसको AI बोले तो उसको लगता है कि वो मुझे बहुत कुछ आता है, बट बाद में AI बोलना उसके लिए हो गया कि अरे ये तो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। सही भी है, क्योंकि आजकल अगर AI टेक्नोलॉजी है तो हमें पता भी होना चाहिए AI क्या है, बट वाकई में इसका मिसयूज़ भी हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप AI में वो हमें ओरिजिनलिटी नहीं पता चलती है कि बच्चों का वर्क है या उसने AI से लिख के दिया है, राइट। तो चैलेंजिंग तो बहुत ही है हमारे साथ, पर इस चैलेंजिंग को समझते हुए या इसको हमें एक ड्रॉबैक समझते हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों को हम AI नहीं पढ़ाएंगे, राइट। पढ़ना एक अलग अपनी तरह से, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना एक अपनी तरह से। अब जैसे हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पहले जो MSTs होती थी, अब उसको भी हमने डिजिटलाइज कर दिया है। आंसर कॉपीज़ भी अब AI इवैल्यूएट करता है। ऑफ कोर्स AI को हमें सर्विसेज लेना है, पर उसका हमें गुलाम नहीं बनना है। आफ्टर ऑल जो पर्सन है या जो ह्यूमन बीइंग है, इसको कोई भी रिप्लेस नहीं करना है। AI को भी किसने बनाया है? ह्यूमन बीइंग नहीं बनाया। तो हम ये नहीं कह सकते कि AI, कई लोग बोलते हैं कि अब AI हो गया है तो हमारा ह्यूमंस का कुछ काम नहीं रहा है। ये बिल्कुल गलत है। ह्यूमन अपनी जगह है, ब्रेन का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। बस ये है कि आपको AI को कैसे, क्योंकि AI को भी प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, उसको कैसे करना है वो भी आपको ही बताना पड़ता है। तो नेचुरली इट इज़ अ चैलेंजिंग, बट येस, जिस स्टूडेंट को भी हम बता रहे हैं हमें उसका देखना पड़ेगा, उसके किस कंटेस्ट में हम उसको बता रहे हैं, उसका मेंटल लेवल क्या है। तो ये सारी चीज़ें को हम AI को साथ में लेके चलेंगे तो नेचुरली हम काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे। ये तो एकेडमिक्स की बात हो गई। अब हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। तो हमने सुना है आपको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, तो आपकी कोई ऐसी ट्रिप जो आपकी आज तक फेवरेट रही? देखिए, ट्रैवलिंग मुझे लगता है हर इंसान को पसंद होता है, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लर्निंग एक जगह पर नहीं हो सकती। जब तक आप दुनिया से बाहर नहीं जाते, आपको ये लगता है कि आप जहाँ हैं वो जो वहाँ पे आसपास जो चीज़ हो रही है दुनिया में ऐसी चीज़ें होती रहती। तो मुझे लगता है ट्रैवलिंग करना चाहिए। और ट्रैवलिंग के कई होता है, एक तो आपका मूड फ्रेश होता है, दूसरा आपको कई नई चीज़ें देखने के लिए मिलती है और नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती है। और जहाँ तक तुमने बात किया ट्रैवलिंग की, तो मुझे एक याद आ रहा है कि 2010 में PhD के सिलसिले में आई वांट टू गो रशिया में गया था। इट इज़ ए कज़ान, एक मॉस्को से 700 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ की ट्रिप मुझे यादगार इसलिए है क्योंकि बेसिकली वहाँ पे जब हम जाते हैं, व्हेन वी ट्रैवल इंटरनेशनली, राइट, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट, राइट। तो सबसे पहला इंसिडेंस मेरे साथ दिल्ली एयरपोर्ट पे हुआ, बिकॉज मेरे पैर में देयर वाज अ रोड, राइट। और मैं जितने भी यहाँ पर एयरपोर्ट्स पे गया था मुझे परेशानी नहीं, बट एक्चुअली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उन्होंने उसको देखा तो दे फाउंड साउंड वाज देयर, तो उन्होंने मुझे रोक लिया पहले तो कि ये क्या है, क्योंकि तब उसके लिए होता है कि आपको मेडिकल कुछ लेके जाना पड़ता, बट आई वाज नॉट कैरिंग दैट थिंग। तो देन समहाउ आई हैव टू कन्विंस इट, तो वो करके मैं वहाँ से निकला। फिर जब मैं रशिया मॉस्को पहुंचा तो मॉस्को में तब टेम्परेचर वाज वेरी माइनस में था, तो बिल्कुल ब्रीज चल रही थी वहाँ पे। और जब रशिया की हम बात करें तो वहाँ पे दे आर नॉट सो मच पर्टिकुलर अबाउट इंग्लिश, तो न तो उनको इंग्लिश आती है न तो उनको ढंग से हिंदी आती है। एंड आई वाज द पर्सन जो कि अगर हिंदी भी नहीं आती, आप अज्यूम करो कि किसी को हिंदी भी नहीं आ रही, किसी को इंग्लिश भी नहीं आ रही, और आप वहाँ पहुँच गए और आपको कम्युनिकेट करना है। सो इवन वहाँ पे जब 1 2 3 भी लिखना पड़ता था मुझे कैलकुलेटर पे बताना पड़ता था। सो एक ये बड़ा वो रहा कि यार कैसे मैनेज करें इन चीज़ों को। बट हाँ, जहाँ पर मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था, जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो उसके बीच की जर्नी बड़ी ट्रबलसम रही, बिकॉज आई हैव टू फेस ऑल द पीपल्स देयर हु आर नॉट नोइंग हिंदी, हु आर नॉट नोइंग इंग्लिश। तो उनको मुझे साइन लैंग्वेज से बताना या कैलकुलेटर से बताना मुझे कहाँ जाना है, क्या जाना है। तो ये मुझे लगता है कि एक बीइंग
एंड अलोन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हाउ यू कम आउट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन। और कई लोग आपके जो है नए नए आपके टच में आते हैं, तो हाउ यू टॉक टू देम, उनका, क्योंकि बिकॉज आपको पता नहीं उनका नेचर क्या बोलने पर वो नाराज़ हो जाएंगे, राइट। तो कैसे बात करना है, क्या बात करना है, तो ये सारी चीज़ें एक बड़ा एडवेंचरस रहता है जब आप अपने होम टाउन से निकल के, सबसे इंपॉर्टेंट होम टाउन नहीं बोलूँगा, आपके कंफर्ट जोन से निकल के आप ऐसी जगह पहुँचते हो जो आपके लायक नहीं है और उसको आपके लायक बनाना पड़ता है। तो दिस इज़ हाउ यू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। हमें ये भी पता चला है आपको क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, तो सर क्या स्पोर्ट्स हमें लाइफ लेसन सिखाता है? देखिए, एक्चुअली मैं मानता हूँ कि कोई भी एक अच्छा दिमाग है वो एक अच्छे बॉडी में ही रह सकता है, राइट। अ गुड ब्रेन लाइज इन अ हेल्थी बॉडी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर इंसान को, चाहे कोई स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, उसको अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखना ही चाहिए, राइट। आप बहुत अच्छे एजुकेशन है, बहुत ले लिया, पर योर बॉडी इज़ नॉट अलाउिंग यू, राइट। और एंड तक जो भी साथ देगा वो आपकी बॉडी ही साथ देगी। और मेनी टाइम्स क्या होता है कि हम इतने बिजी शेड्यूल में हम अपने आप की जो हेल्थ है उसको बड़ा अवॉइड कर जाते हैं बिजी शेड्यूल में। बट क्या होता है कि जब एक जवानी होती है, जब नया खून होता है, तब तो आपको दिक्कत नहीं आती। बट जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती जाती है, अगर आपने स्टार्टिंग में आपने हेल्थ को इतना प्रायोरिटी नहीं दी है, तो देन यू हैव टू सफ़र अ लॉट इन योर ओल्ड एज। और जब तुम स्पोर्ट्स की बात करती हो, तो दिस स्पोर्ट्स इज़ अ वे बाय विच यू कैन कीप यू आर फिजिकली फिट। इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। क्रिकेट, ऑफ कोर्स क्रिकेट एक त्यौहार की जगह हमारे इंडिया में मनाया जाता है, और शुरू से मैं क्रिकेट खेला भी हूँ बिफोर आई गॉट दिस एक्सीडेंट। सो नेचुरली एक ये होता है ना कि जो खेल आप बचपन से खेलते हो तो उसको देखना भी आपको अच्छा लगता है, वो उसके प्लेयर्स भी आपको अच्छे लगने लगते हैं। और जब से क्रिकेट 50-50 से लेके अब 20-20, अब पता नहीं 5 या 1 ओवर तक भी पहुंच जाए, तो कम टाइम में हो जाता है, तो उसका एक्साइटमेंट ही अलग रहता है। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली आई यूज्ड टू वॉच द क्रिकेट एंड ऑल दिस थिंग्स। अकॉर्डिंग टू यू, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के पीछे क्या सबसे बड़ा कारण होता है? देखिए, एक्चुअली एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि स्टूडेंट में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहला तो एक ये होता चाहिए कि एक स्टूडेंट को सबसे पहले, आजकल ये देखा गया है कि बच्चे क्या है कि डिग्री के पीछे भागते। किसी बच्चों को पूछो तुमने यहाँ क्यों लिया एडमिशन, तो मुझे बीटेक की डिग्री चाहिए, मुझे BBA की डिग्री चाहिए। तो पहले तो ये पर्पस होना ही नहीं चाहिए। पर्पस हमारा होना चाहिए, हम कुछ सीखने के लिए आए हैं। डिग्री तो मिलना ही है, जब आप 3 साल पढ़ाई करोगे, आप सिलेबस के हिसाब से एग्ज़ाम दोगे, तो आपको डिग्री तो मिलना ही है। पर अगर आपका मोटो ही है कि मुझे डिग्री लेने के लिए आया हूँ, तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो बच्चों को मोटो ये होना चाहिए कि मुझे कुछ नई चीज़ सीखना है। उसको हमेशा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, राइट। उसको पता ही नहीं चलना चाहिए कब क्लास में टाइम हो चुका। और दूसरा ये है कि हमें ज़्यादा टॉकेटिव होना पड़ेगा, हमें ज़्यादा इंटरेक्शन करना पड़ेगा हमारे गुरुओं से, स्टूडेंट्स से, टीचर से, जो आजकल के बच्चे नहीं करते। और ये जो कम्युनिकेशन गैप जितना टीचर और स्टूडेंट के साथ हो गया है, इससे दोनों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ना तो स्टूडेंट्स का हो रहा है, ना टीचर्स का हो रहा है। क्योंकि अगर टीचर से, मैं एक टीचर हूँ और मुझे जितना ज़्यादा बच्चा पूछेगा, मैं अगली क्लास में उसका प्रिपेयर होकर जाऊँगा। क्योंकि मुझे मालूम है मैं ऐसी मॉब को पढ़ा रहा हूँ, ऐसी क्लास को पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मेरे पे भी एक प्रेशर रहेगा कि मुझे भी अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। और दूसरा, बच्चों का भी ये फ़ायदा होगा कि जितना वो पूछेगा उतना उसके डाउट्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे। तो ये झिझक बच्चों में नहीं होना चाहिए। अगर उसको नहीं और बच्चों को ये देखना भी चाहिए कि यहाँ पर वो जो पढ़ रहे हैं, इतना पैसा दे के उसके पेरेंट्स उसको पढ़ा रहे हैं, तो नेचुरली पेरेंट्स की भी कुछ उम्मीदें हैं उनसे। तो बीइंग सोशल लाइफ जो हम जी रहे हैं, हमारा भी एक अटैचमेंट पेरेंट्स से होना चाहिए कि जो पेरेंट्स ने सोचा है जिस पर्पज़ के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों को अपने पेरेंट्स के नाम से न पहचाना जाए, राइट। सपोज आपके पापा डॉक्टर है, तो कोई आपको ये ना बोले कि यार ये ओजस्विनी डॉक्टर की दिख रही है। रादर ये बोलने चाहिए कि उसके पापा की पहचान आपसे होनी चाहिए। जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे, तब आपको प्राउड होगा अपने आप में कि यार मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया और अपने मम्मी पापा का नाम भी रोशन किया। तो एक स्टूडेंट को यही होना चाहिए कि कैसे मैं यूनिक तरीके से आगे बढ़ूँ और अपनी पहचान इस समाज में बढ़ाऊँ। मुझे लोग अपने नाम से जाने, न कि मेरे पेरेंट्स के नाम के जाने। एट लास्ट, आप बिहाइंड द डेस्क के माध्यम से क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे टू दी व्यूअर्स? देखिए, मैं व्यूअर्स को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम करें अपना लगन से करें, राइट। 100% डिवोटिव होके करें। और कभी भी कोई गलत काम करने से
आप घबराएं नहीं, क्योंकि फेलियर से डरे नहीं, क्योंकि फेलियर आपको लाइफ में ये सिखाता है कि अगली बार क्या काम आपको नहीं करना है। तो कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि यार ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊँगा। तो ये कुछ इफ्स एंड बट्स जैसे हमारे पास आते हैं तो आदमी पीछे लगने लगता है। खूब काम करिए, 100% काम करिए। और मैं तो ये कहूँगा कि शॉर्टकट जीवन में कभी भी सक्सेस का माध्यम नहीं हो सकता। जितना आप मेहनत से काम करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। शॉर्टकट आपको टेम्परेरी खुशी तो दे पाएगा, पर लॉन्ग टर्म में वो खुशी नहीं पा पाएगा। तो मैं यही कहूँगा सभी से कि हमेशा अच्छी तरह से 100% डिवोटी होकर अपना काम करें और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें, किसी से झूठ ना बोलें, ईमानदारी से काम करें। तो नेचुरली आपकी भगवान या अल्लाह ज़रूर सुनेगा और एक दिन आप अच्छी ऊंचाई पे ज़रूर पहुंचेंगे। थैंक यू सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। ऐसी और भी चर्चाओं के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं ओजस्विनी तंवर, कैमरा पर्सन आदित्य श्रीवास्तव के साथ, मेडिकैप्स टीवी।